नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वराज एक्सप्रेस में और मैं हूं आपके साथ शिवांगी। और आज हम चर्चा करेंगे भानु प्रतापपुर चुनाव के बारे में। भानु प्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। वहां भाजपा का धुआंधार प्रचार जारी है। कई बड़े नेता मोर्चा संभाल रहे हैं। भानु प्रतापपुर उपचुनाव को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव को पूरी गंभीरता और ताकत के साथ लड़ने का काम करती है। भानु प्रतापपुर चुनाव में भी पूरी गंभीरता के साथ मैदान में है। जिस प्रकार अब तक के समाचार प्राप्त हुए हैं, निश्चित रूप से हम भानु प्रतापपुर उपचुनाव जीतेंगे। कांग्रेस के षड्यंत्र का एक इतिहास रहा है। जनता इस बात को समझती है और कांग्रेस के षड्यंत्र में जनता नहीं फंसेगी। मतदाता कमल के छाप में बटन दबाकर हमारे प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताओं को भारी बहुमत से जिताएगी। इधर भानु प्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर अरुण साव के बयान पर पलटवार करते हुए कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि भाजपा नेताओं को हवाई बात करने की आदत है। भानु प्रतापपुर के चुनावों में एक बलात्कारी को प्रत्याशी बनाकर भाजपा ने भानु प्रतापपुर के माता और बहनों का अपमान करने का काम किया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार बनने के बाद विधानसभा के 4 उपचुनाव हुए, जिसमें भाजपा की करारी हार हुई है। भानु प्रतापपुर उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी अपनी जमानत बचा ले, यही बड़ी बात होगी। इस उपचुनाव के बाद भाजपा प्रदेश की जनता को अपना मुंह नहीं दिखा पाएगी। भाजपा के चरित्र का पर्दाफाश हो गया है। तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। इसमें हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़ेंगे, जिनका परिचय मैं आपसे करा देती हूँ। चंद्रशेखर शुक्ला जी कांग्रेस के नेता है, मैं आपका बहुत स्वागत करती हूँ। अनुराग सिंहदेव बीजेपी के नेता है, अनुराग जी मैं आपका भी बहुत स्वागत करती हूँ। राम अवतार तिवारी जी वरिष्ठ पत्रकार है, राम अवतार जी आपका भी बहुत स्वागत करती हूँ। सबसे पहला सवाल मेरा अनुराग जी से है। अनुराग जी, भारतीय जनता पार्टी भानु प्रतापपुर उपचुनाव को लेकर क्या कुछ तैयारियों में जुटी हुई है? देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव आम चुनाव से पहले भानु प्रतापपुर का है और मुझे लगता है कि जनता एक तरीके से ठान चुकी है कि इस छीनने वाली कांग्रेस पार्टी की, ठगने वाली कांग्रेस पार्टी को इस बार अपने मतदान के माध्यम से सबक सिखाएगी। चाहे वो आदिवासी आरक्षण का मुद्दा हो, स्थानीय भर्ती का मुद्दा हो या छोटे छोटे विषयों पर जिस तरीके से ट्राइबल समाज को छेड़ा गया है, आम जनता को छला गया है, महिलाओं को, बेरोजगारों को छला गया है, उससे ये लोगों को ये लग गया है कि कांग्रेस को इस बार सबक सिखाना जरूरी है और इसलिए बीजेपी बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रही है। और मैं मानता हूं कि इस बार एक अच्छा परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होगा, जो 2023 का आम विधानसभा चुनाव का मार्ग प्रशस्त करेगा। चंद्रशेखर जी के पास आना चाहूंगी। चंद्रशेखर जी, अनुराग जी का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे से चुनावी मैदान में उतरी है और ये जीत का दावा कर रहे हैं और इनका कहना है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो ठग करने वाली पार्टी है। चंद्रशेखर जी, हताशा, निराशा और अवसाद में डूबी भारतीय जनता पार्टी इस बात को बड़ी भांति समझने लगी है कि अब उनके हाथ से बाजी निकल चुकी है। और पिछला चुनाव आप देखिए, इस प्रकार की हवा बातें करने की भारतीय जनता पार्टी की आदत रही है। पिछले 4 उपचुनाव हो, चाहे नगरीय निकाय हो, पंचायत प्रकोष्ठ हो या विभिन्न जो भी चुनाव हो, सब में भारतीय जनता पार्टी ने मुंह दिखाया। और इस बार तो भारतीय जनता पार्टी ने पूरी नैतिकता को धक्का बताते बलात्कारी को टिकट दे दिया है। और माताओं बहनों के सम्मान की बात किस मुंह से करते हैं, किस मुंह से होंकार रैली की क्या बात करते हैं? एक बलात्कारी को टिकट देके ये जीत की अपेक्षा रखते हैं? ये तो 2023 का मार्ग इन्होंने अभी से प्रशस्त कर दिया। अपने चाल चरित चेहरा इन्होंने साबित कर दिया कि इनकी प्राथमिकता क्या है, जो माताओं बहनों का शोषण करते। और ये षड्यंत्र किसने किया? झारखंड की सरकार ने, रघुवर दास जो तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी के वो थे, षड्यंत्र किसने किया यह भी भाजपा को बताना चाहिए, ठगा किसने भाजपा को यह भी बताना चाहिए। ना तो उस समय छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार थी ना, होना ही तो झारखंड में छत्तीसगढ़ की सरकार थी। तो बार बार ये कहना कि ठगा गया, छला गया, आदिवासियों को भी ठगा इन्होंने ही था। चाहे आरक्षण के मुद्दे में ठगा हो, चाहे उस समय 2 कमेटी बनी थी नंदकीराम की मुख्य सचिव की, वो भी प्रस्तुत नहीं किया। इन सब बातों को भारतीय जनता पार्टी किस आधार पर कह लेती? बेशर्मी की सारी प्रकाशनाओं को निकाल के छत्तीसगढ़ की जनता अब भोली भाली नहीं रही है। जिनको गाय और गरू के नाम पे बांट दिया जाए
और गाय देने की बात करके और गेरू देने की बात करके प्रमाणित किया जाए। तेंदुपत्ता के श्रमिकों को 4,000 रुपये बोनस मिल रहा है। चरण पादुका के नाम पे अब कोई मूर्ख नहीं बनने वाला। भारतीय जनता पार्टी इस बात को शाश्वत रूप से समझ चुकी कि उनका खेल खत्म हो गया है, उनका चेहरा बेनकाब हो गया है। और अब ये जो भी बातें कर रहे हैं, हताशा में, निराशा में, अवसाद में आके कह रहे हैं, जैसे तैसे अपनी इज्जत बचा रहे हैं और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करके अंदर खाने में लड़ाई चल रही है। ये बात ओम माथुर जी ने भी कही और खूब कही। इनको एक एक को परेड ले लेके डांटा डपटा समझाया और इनको उनकी वस्तु की औकात बता दी। और जाते जाते यह भी कह दिया कि हमारी कोई चुनौती नहीं है, हम चुनौती देने के लायक ही नहीं है, हम कंपटीशन में ही नहीं है। इस बात को भाई अनुराग सिंह जी बहुत भली भांति समझते हैं, लेकिन कैसा क्या करें, इज्जत बचानी है तो झूठे मुंह सही कुछ भी उलझुल बयानबाजी करते रहते हैं ये और इनकी पार्टी की तमाम आला नेता। अनुराग जी, इस बात पर आप क्या कहेंगे? चंद्रशेखर जी ने कहा कि आप जो कह रहे हैं वो हताशा, निराशा और अवसाद में कह रहे हैं। देखिए, ये तो 8 तारीख का परिणाम ही बताएगा, लेकिन ये जो जिस प्रकार का आरोप उन्होंने लगाया, कितने बड़े षड्यंत्रकारी सरकार है ये। एक तो इनके जो मुखिया हैं वो सीडी कांड में कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं, फर्जी सीडी बनाने में और उसको सर्कुलेट करने में, विपक्ष में रहते हुए। और उसके बाद एक आदिवासी नेता को, पूर्व विधायक को, जिसका एफआईआर में नाम नहीं है, विक्टिम के 164 में बयान नहीं है, उसमें अपने मित्रता को निभाते हुए वहां पर जो सरकार है उसके माध्यम से उसका चालान में नाम जुड़वा रहे। ये इनसे बड़ा षड्यंत्रकारी लोग कोई नहीं, कोई सरकार नहीं है। और एक तीर से 2 शिकार, मोहन मरकाम जी से विक्टिम का नाम उगलवा दिया, जबकि नाबालिग का नाम लेना एक तरीके से ये पॉस्को एक्ट का उल्लंघन है और मोहन मरकाम जी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो उनको भी उलझा दिया कि प्रदेश अध्यक्ष से पद के हटने के बाद उनका क्या काम है, कोर्ट का चक्कर लगाना मुख्यमंत्री की तरह, और एक तरफ से इनके ऊपर आरोप लगा दिया। तो जो मुद्दा विहीन लोग होते हैं वो षड्यंत्र करते हैं, तो षड्यंत्रकारी लोग हैं ये। और इसलिए इनका चाल चरित्र चेहरा, मैं तो बोलता हूँ इतनी बड़ी मेजोरिटी इनको मिली थी 2018 में, ऐतिहासिक मेजोरिटी छत्तीसगढ़ की जनता ने दिया था, जिसका सम्मान ये रत्ती मात्र इन्होंने नहीं रखा। और इसलिए धीरे धीरे करते करते जनता की नजर में कांग्रेस पार्टी धराशायी हो गई। और मैं मानता हूं कि इस चुनाव के बाद ये स्पष्ट हो जाएगा कि छत्तीसगढ़ में आने वाले 23 का रोड मैप क्या होगा, ये इस चुनाव में स्पष्ट हो जाएगा। ये कांग्रेस भी देखेगी, उसके सरकार के लोग भी देखेंगे, मंत्री, विधायक, प्रवक्ता, सारे लोग देखेंगे। चलिए राम अवतार जी से जान लेते हैं। राम अवतार जी, आप क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी अपनी जीत का दावा कर रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी का कहना है कि ये जो कह रहे हैं वो हताशा, निराशा और अवसाद में कह रहे हैं, आने वाला समय ही बता देगा। राम अवतार जी, ये आने वाला समय ही बताएगा कि क्या होगा। 4 जो बड़े प्रश्न हैं, पहला ये चुनाव बस्तर में हो रहा है, बस्तर की जनता का मूड क्या है ये समझ आएगा। दूसरा ये है कि आरक्षण का एक बड़ा मुद्दा इन दिनों उछला हुआ है, उस आरक्षण के विवाद के दौरान ही ये चुनाव हो रहा है। तो कौन से पार्टी के साथ किस तरह, कौन सा वर्ग जो आदिवासी वर्ग है वो किस पार्टी के साथ जुड़ा है, ये भी एक संकेत उभर के इस चुनाव से आ जाएगा। तीसरा ये जो भाजपा के प्रत्याशी के खिलाफ लगे आरोप के बाद भाजपा के भीतर और बाहर दोनों द्वंद्व चल रहा है। भीतर ये द्वंद्व चल रहा है कि ये प्रत्याशी का चयन किसने किया, और एक तकनीकी त्रुटि के चलते बाहर में जो एक बदनामी हो रही है उससे कैसा बचा जाए। और दूसरा ये कि चुनाव को बहुत मजबूती से कैसा लड़ा जाए, ये एक मामला भाजपा के भीतर है। दूसरी तरफ सरकार है, जो सरकार अभी तक हुए तमाम उपचुनाव में बहुत
गंभीरता से और बहुत तनाव से और बहुत संसाधनों से चुनाव लड़ती थी। तो इस बार के चुनाव में ये देखने को मिला है कि भाजपा से हुई प्रत्याशी चयन की गलतियों के कारण एक वर्ग जो है भाजपा का वो रुष्ट है और वो उस तरह से मेहनत नहीं कर पा रहा है। इसलिए जो है उसके सामने एक बड़ी चुनौती है। जब उसके सामने ये आया है कि आदिवासी वर्ग पहली बार एकजुट होकर सर्व आदिवासी समाज के बैनर तले प्रत्याशी खड़ा कर दिया है, आदिवासी वर्ग नाराज है और वो दोनों पार्टियों की गतिविधियों से नाराज है और एक तरह से तीसरा मोर्चा बनाने के संकेत दे रहे हैं। तो ये तीसरे मोर्चे का क्या असर होगा, दूसरा सरकार का क्या, सरकार के प्रति जो आदिवासी वर्ग है या मतदाता है बस्तर का, उसका रुख क्या होगा, और तीसरा जो है कि आगामी चुनाव का जो संकेत देगा, एक बड़ा संकेत मिलेगा कि किस तरह की रणनीतियां और कैसे काम होगा। तो इस चुनाव को भाजपा और कांग्रेस दोनों एक तरह से आरोप की प्रत्यारोप की राजनीति के अलावा जो आगामी विधानसभा चुनाव होगा उसकी एक रणनीति के हिस्से के तौर पर भी देख रहे हैं कि कैसे इसके बाद जो आम चुनाव में जाना है, आम चुनाव में जनता का मूड क्या है, इसको भांपने का एक मौका है। इसलिए दोनों पार्टियां मेहनत तो कर रही हैं, जो चुनाव में मेहनत कर रही हैं, जनता को लुभाने के तमाम तरीके के उपाय किए जा रहे हैं। उसके बावजूद भी ये जो कई सवाल खड़े हो गए हैं, कई प्रश्न खड़ा हो गए हैं कि किस तरह का नाराजगी है। नाराजगी कांग्रेस के भीतर भी है प्रत्याशी चयन को लेकर कि एक वर्ग जो है लगातार उस विधानसभा क्षेत्र में सक्रिय है, वो दावेदार जो है वो किस तरह से काम करते हैं, आरक्षण के मुद्दे को लेकर जनता के सामने किस तरह कांग्रेस जाती है, ये एक उनके पास भी सवाल इस समय बना हुआ है। तो देखते हैं कि कौन सा पार्टी का क्या रुख होगा और किस तरह के रणनीति के बीच ये चुनाव होने जा रहा है। चंद्रशेखर जी, आप क्या कहेंगे राम अवतार जी की बात पर? उनका कहना है कि जो आदिवासी वर्ग है वो दोनों ही पार्टियों से नाराज नजर आ रहा है। देखिए, राम अवतार जी बहुत विद्वान और प्रेरणादायक पत्रकार हैं, काफी उनका लंबा अनुभव है, बहुत कुछ उनसे जानने सीखने का मौका तो हम लोगों को भी मिला है। और वो लगातार सतत नींव तक जाके किसी चीज का अनुसंधान करते हैं, पड़ताल करते हैं, और बहुत सारी चीजें जो उनसे अनुसंधान से छूट गई है, जो एक समय का गैप होता है, जो चीज होता है उसमें ये ठीक है कि कुछ नाराजगी आरक्षण लेके, लेकिन वो आरक्षण की गलती जो थी वो भाजपा की गलती थी, और भाजपा की गलतियों की खामियाजा प्रदेश की जनता और आदिवासी समाज भुगत रहा है। इस बात में कोई संदेह नहीं है, और जिसे शीघ्र ही सुधार लिया जाएगा, यह भी तथ्य है। इसके अलावा एक जो तीसरा मोर्चा की बात हुई, तो ठीक है, तीसरा मोर्चा एक विकल्प के तौर पे हमेशा पिछले बार भी था, भानु में तब भी 7 प्रत्याशी थे, अब भी 7 प्रत्याशी हैं। एक वोट बैंक उस समय जो जोगी कांग्रेस में गया, तो हो सकता है कुछ वोट बैंक तीसरा मोर्चा या चौथे 5वें प्रत्याशी को मिले, स्वाभाविक प्रक्रिया है। ऐसा होता है चुनाव में कि हर किसी को पूरा 100% वोट नहीं मिलता, कुछ लोग होते हैं जो अपेक्षा करते हैं। तो ये भी हो सकता है कि कुछ वोट तीसरे जो प्रत्याशी हैं या चौथे हैं या 5वें या 6वें को मिले, इसमें कोई नकार। लेकिन कांग्रेस पार्टी एक बहुत बड़ी जीत तय करने जा रही है। आज भी कांग्रेस में आदिवासियों का, स्वर्णों का, ओबीसीयों का, छत्तीसगढ़ की सारी जनता का पूरा विश्वास, और भारतीय जनता पार्टी हताशा निराशा में है। उनके अंदर ही लड़ाई चल रहा है कि ऐसा प्रत्याशी कहां से आ गया और किस मुंह से हम चुनाव लड़ें। बार बार भारतीय जनता पार्टी कहती ठग दिया, अपने दोस्त की मदद से FIR किया। मुझे एक बात बताइए, आप ही की चैनल के माध्यम से मैं पूछना चाह रहा हूं कि उस समय तत्कालीन समय में जो एक और ये बोलते हैं कि पीड़िता का नाम ले दिया, मतलब ये मानते हैं कि अपराध तो हुआ है, तो जब अपराध हुआ है तो अपराधी भी होगा, घटना घटित है तो घटना भी हुई होगी, ये बात से तो इनकार नहीं कर रहे हैं। लेकिन तत्कालीन समय में सरकार तो वहां झारखंड में भाजपा की थी, और रघुवर दास साहू जी जो टेल्को थाना क्षेत्र जमशेदपुर जिले के ही निवासी थे, जहां पे उनका निवास भी मुख्यमंत्री का,
उस क्षेत्र की घटना है। तो प्रश्न उठता है कि षड्यंत्र किसने किया? रघुवर दास जी ने किया, जो कि तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, भाजपा के थे, और किया तो किसके कहने से किया? और यदि रघुवर दास जी ने नहीं किया तो फिर कैसे भूपेश बघेल जी या हेमंत सोरेन जी ने तो कुछ किया होगा? ये तो बात को बरगलाने की ये बात स्वीकार क्यों नहीं लेते कि इन्होंने एक नादान महिला बच्ची के साथ हुए घटनाक्रम के आरोपी को टिकट दे दी, जो कि इनका चाल चेहरा चरित्र है। और इसके पहले भी इनके कई राष्ट्रीय नेता, चाहे वो साक्षी महाराज हो, चिन्मयानंद जी हो, विनय कटियार जी हो, शाहबाज चंद्रशेखर जी, यहाँ पर मैं आपसे सवाल करना चाहूंगी। चंद्रशेखर जी, मैं आपसे सवाल करना चाहूंगी। मेरी बात पूरी नहीं हुई, बात पूरी नहीं हुई। चाहे वो आगरा की घटना हो, हाथरस की घटना हो, उन्नाव की घटना हो, हमने देखा है कि हर बार बलात्कारियों के साथ, बेटियों के पीड़ित के साथ भारतीय जनता पार्टी खड़ी होती। यही इनका चाल है, चेहरा है, चरित्र है। पार्टी विद डिफरेंस जो ये बोलते हैं, वो यही इनका मूल स्वरूप है। पूछिए चंद्रशेखर जी, मैं ये कह रही हूँ कि बयानबाजी पर ही बात क्यों होती है, मुद्दों पर कोई बात नहीं हो रही है? आप ही ने इस विषय को निकाला है। मैं तो मुद्दे की बात कर रहा था, मैं तो विकास की बात कर रहा था। छत्तीसगढ़ में किसानों का कर्ज माफी हुआ, छत्तीसगढ़ के किसानों को पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन मुद्दों की बात नहीं हो रही है। उस समय 6 वनोपज खरीदे जाते थे, आज 65 वनोपज खरीदे जाते हैं। विदेश तक सप्लाई हो रहा है हमारा महुआ। चरण पादु के नाम पे लोगों को मूर्ख बनाया जाता था, अब 4000 रुपए मिल रहा है तेंदुपत्ता के श्रमिकों को। तो देखिए, मुद्दे तो स्पष्ट है। आज यहाँ के चिरौंजी और इमली और महुआ विदेश तक जा रहे हैं, लोग पसंद करें, वनौषधि पसंद की जा रही है। एक नया आयाम मिला है, लोगों को रोजगार मिला है। गाय गौठान गंगा से क्षेत्र का विकास हुआ है। पहले शहर से राजनीति चलती थी, अब गांव से विकास के द्वार बह रहे हैं। तो निश्चित तौर में मुद्दों की बात तो है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की कर्तव्य मूड है, लोगों को भावनाओं को बहकाना चाहती है, अपनी बातों को छुपाना चाहती है। और ये इनको मुद्दे पसंद नहीं है, ये तार्किक बात इनको समझ में नहीं आती। गलती पे गलती ये करते हैं और तर्कों से परे जाके कुतर्क करते हैं। और अपने आप को, जैसे मैंने कहा, हार हताशा के डर से, अवसाद में भयभीत होके, जो इनकी बहुत लड़ाई है अंदर। 4-4, 5-5 बार तो उनके प्रभारी बदल चुके हैं, 2-3 बार तो उनके अध्यक्ष बदल चुके हैं। जो आता है, कोई बोलता है थूक में बहा दूंगा, कोई कुछ बोल के चला जाता है, कोई बोलता है घर में घुस के मारूंगा। यही भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा है। ये बौखला गए हैं, हड़बड़ा गए हैं, भयभीत हो गए, इस प्रकार की उलझुल बयानबाजी कर रहे हैं, हवाई बात कर रहे हैं। और अब इनके पास बोलने कहने के लिए कुछ नहीं बचा है। छत्तीसगढ़ की जनता ने तय कर लिया, भारतीय जनता पार्टी बुरी कदर हारी, जमानत बच जाए, इज्जत बच जाए, इसमें इनका भला है। चलिए अनुराग जी से सवाल कर लेते हैं। अनुराग जी, पिछले उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी कैसे हार गई, कहां पर कमी रह गई? अनुराग जी, पिछले सभी उपचुनाव में, पिछले उपचुनाव नहीं, पिछले सभी उपचुनाव। देखिए, मैंने आरंभ में कहा छत्तीसगढ़ की जनता ने इनको ऐतिहासिक मैंडेट 2018 में दिया, और अभी तक 2 महीने पहले खैरागढ़, बल्कि उसको लगातार सपोर्ट करते रहा। और ये अपेक्षा रखी कि ये जो लोग हैं, इन्होंने जो कच्चा चिट्ठा जनता को पढ़ाया था और जिस तरीके से इन्होंने घोषणाएं की हैं, उसकी पूर्ति करेंगे। जो बड़े बड़े सब्ज बाग दिखाए थे, उसके तरफ ये कुछ न कुछ ईमानदारी बरतेंगे। लेकिन इस सरकार की बेईमानी की पराकाष्ठा इतनी है कि ये सारे मोर्चों पर, जैसे बिजली बिल हाफ कह दिया, अब बिजली बिल का टैरिफ अभी देख लीजिए क्या हो रहा है। हर घर में जहां 500 यूनिट भी चल रहा है, 8-8 हजार का बिजली बिल आ रहा है। 4 बार तो ये टैरिफ बढ़ा चुके बिजली बिल का। तो ये इनके एक मुद्दे की बात मैं कर रहा हूँ। यदि मुद्दे की आप बात कहेंगे तो मैं सारे मुद्दों को एक काउंटर वाइज बोल सकता हूँ। दूसरा, महिला समूहों का पूरा इन्होंने रेडी टू ईट सेंट्रलाइज कर दिया। मतलब ये चोरी की दुकान रायपुर से चलाना चाहते हैं। अब ईडी ने इनका पूरा तंत्र पकड़ लिया। अब ये छटपटा रहे हैं, एन केन प्रकार में जो है ये बचना चाहते हैं। और दूसरी बात में चोरी होती थी क्या? दूसरी बात जो महिलाएं बेचारी चला रही थी, उनके रोजगार पर डाका डालने का काम इस सरकार ने किया। चोरी होती थी, आप मानते हैं? अब बीज निगम को दे दिया छत्तीसगढ़ सरकार को। अब आप देखिए, छत्तीसगढ़ भानु प्रतापपुर विधानसभा चुनाव आप याद करिए। ये बलात्कार जो आप, ये जो विषय है जो आज अप्रासंगिक तौर पर उठ रहा है, इसकी जवाबदार कांग्रेस पार्टी है। क्यों? क्योंकि इनके चुनाव के सह प्रभारी मेनन ने खुद बलात्कार किया और उसके बाद उसके खिलाफ कार्रवाई की गई।
इस चुनाव का सहप्रभारी बना के रखे थे। पहले तो चंद्रशेखर शुक्ला जी बताएं कि ये चुनाव के सहप्रभारी बलात्कारी था कि नहीं। और जब बीजेपी इसको उठाने लगी, महिला मोर्चा उठाने लगी, महिला मोर्चा वहां पर आक्रामक हो गई, महिलाएं घर से बाहर निकल गई, तो इन्होंने उस हथकंडे को भाजपा के ऊपर डालने की कोशिश की। और इसलिए इस षड्यंत्र को लोग समझते हैं बहुत अच्छे से। तो मैं तो मानता हूं कि इसमें गलत मुद्दों को घुसाने का काम इस चुनाव में ये कांग्रेस पार्टी ने किया है। और जनता जानती है कि उनके मुद्दे क्या है। हम जनता के मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं और निश्चित रूप से बीजेपी के एक नए उत्साह के साथ इस चुनाव में उतरी है और जनता का व्यापक समर्थन उसको प्राप्त होगा। मैं मानता हूं कि राम अवतार तिवारी जी भी बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी इन एक तरीके से देख रहे हैं किस प्रकार की राजनीति कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ में कर रही है। चलिए राम अवतार जी से ही जान लेते हैं। राम अवतार जी, आप क्या नहीं, कहेंगे अनुराग जी की बात पर? मैं जवाब दे देता हूँ। मैं अनुराग भाई की बातों को मैं जवाब दे देता हूँ पहले। जी कहिए चंद्रशेखर जी। जी हाँ, इन्होंने जिक्र किया था एक प्रभारी का, वो छात्र विंग का एक लड़का था, वो वास्तव में उसके ऊपर आरोप लगे इस प्रकार के जिन्होंने आरोप लगे, और हमने उसे न सिर्फ पार्टी से निकाला बल्कि पकड़ के जेल में भी डाला। अब प्रश्न भारतीय जनता पार्टी से कि जब इस प्रकार की कार्रवाई हमने कर दी तो क्या ये ब्रह्मानंद नेताम को पार्टी से निकालेंगे और पकड़ के जेल में डालेंगे? जेल में आप डाल दीजिए ना ब्रह्मानंद जी को। नहीं, आप 4 साल से क्यों बैठे हैं? आप डालिए ना। अनुराग, अरे झारखंड पुलिस झारखंड की जेल में डाल दे। झारखंड की लेकिन पुलिस आपके करेगी, पास ना नैतिकता का तथ्य है, प्रश्न ना आपसे साक्ष्य उठा है है। आपके पास। बात आपने किया, पार्टी से तो आप निकाल सकते हैं। अरे अब जेल में डाले ना डाले बात कर रहे, आप तो पार्टी से निकाल सकते हैं ब्रह्मानंद नेताम को, आप क्यों नहीं निकाल देते छोड़ के रखे हैं? आपने क्यों नहीं निकाला पार्टी से? आप सब मिले जुले हैं वहाँ पे जो। अरे आप ही कार्रवाई करा दीजिए। हम तो चुनौती दे रहे हैं, हमारे नेताओं ने कहा है कि आपके पास यदि साहस है। चलिए आखिरी प्रतिक्रिया राम अवतार जी से ले लेते हैं। चंद्रशेखर जी, अनुराग जी, आखिरी प्रतिक्रिया राम अवतार जी से ले लेते हैं। अरे आप गिरफ्तार करा दीजिए। चंद्रशेखर जी, अनुराग जी, मैं आपको रोकना चाहूंगी। आखिरी प्रतिक्रिया राम अवतार जी से ले लेते हैं, हमारे पास समय का अभाव है। राम अवतार जी, आप बताइए, आपने दोनों की बात सुनी, आखिरी प्रतिक्रिया आपसे। देखिए, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति से अलग हटके नैतिकता की बात है। प्रत्याशी पर आरोप तो पुराने लगे हैं, उसके नाते पुलिस अपना काम करेगी। पार्टी को तो अपने रुख के कारण पार्टी की जो शिक्षा लेकर हो रही है, खासकर शहरी इलाकों में, हो सकता है कि भानु प्रताप के ग्रामीण इलाकों में, जंगली इलाकों में इसका असर न दिखे, मगर शहर के जो लोग खासकर जो भाजपा को चाहते हैं, शहरी वर्ग, उनके मन में जो इस तरह की बात आ रही है कि पार्टी ने ऐसी चूक कैसे कर दी। माता बहनों ने भाजपा के लोगों के दरवाजा बंद करना चाहिए। दूसरी जो बात है कि वहां पर जो भानु प्रतापपुर में जो चुनाव है, वो आदिवासियों के अलावा पिछड़े वर्ग की भूमिका वहां पर महत्वपूर्ण रहती है। और अब जो है आदिवासी वर्ग वहां पर एकजुट होकर सर्व आदिवासी समाज के प्रत्याशी उन्होंने लड़ाया है, उसकी क्या भूमिका रहती है, उससे समाज कैसे जुड़ता है? क्योंकि एक आदिवासी वर्ग के लिए गोंडवाना गढ़ पार्टी रही है, उसकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही है छत्तीसगढ़ में। उसके अब कमजोर होने के बाद सर्व आदिवासी समाज अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहा है, तो वो भी एक समझ आएगा कि सर्व आदिवासी समाज को उस आदिवासी कितना स्वीकार करते हैं और वो कितना वोट खींच पाता है। और इस झंझावात के बीच जो है भाजपा किस तरह चुनाव लड़ पाती है और चुनाव मैनेजमेंट कैसे कर पाती है, ये सवाल रहेगा। दूसरी तरफ कांग्रेस है, कांग्रेस को तो बीच वहां पर विवाद है, गुटी राजनीति है वहां पर, और वहां पर प्रत्याशी को लेकर कई लोग खिलाफ हैं। उसके बीच जो सहानुभूति है, और मनोज मंडावी का अपना वहां व्यक्तित्व रहा है, छात्र राजनीति से यहाँ तक पहुंचे हैं, सक्रिय रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में वहां पर इन परिस्थितियों में क्या त्रिकोणीय संघर्ष में क्या स्थिति मजबूत होगी। मगर प्रारंभिक तौर पर अगर देखेंगे तो कांग्रेस को थोड़ी राहत मिली हुई है इस समय तक। आगे क्या जनता वहां पर का निर्णय लेता है, क्या होता है, ये बाद में देखा जाएगा। और दूसरी तरफ जो भाजपा है, भाजपा को
समय का अभाव है, आज की चर्चा को हम यहीं रोकते हैं। चंद्रशेखर जी, अनुराग जी, राम अवतार जी, आप सभी का स्वराज एक्सप्रेस में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज की चर्चा में इतना ही। नमस्कार।